वाला मामला नहीं है जो हाँ, एक स्ट्रेट लाइन हो, बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर मैं गया हूँ बॉर्डर के इलाके में रात को बिना फौज को बताए, और मैंने देखा है कि कितनी तकलीफ होती है। आपको 100 गज चलना मुश्किल होता है, आप कहीं गिरते हैं फिर उठते हैं। लाइट अगर ना चलाएं टॉर्च को तो और मुश्किल काम है। और आपको पता है ये जो इन्फिल्ट्रेटर से तो होते हैं, ये टॉर्च वॉर्च जला के तो नहीं आते, लेकिन ये इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। और उस वक्त बॉर्डर पोरस था, तो एक बड़ी सोच हुई। उस समय के होम मिनिस्टर आए अडवाणी जी, उन्होंने देखा बॉर्डर को, उन्होंने समझा और बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हुआ। तो 2 चेंजेस आए 2005 में, बॉर्डर फेंसिंग और मोबाइल की एक्टिविटी। मोबाइल की एक्टिविटी तब तक ये सोच थी, हालांकि 2001 से शुरू हो गई थी कश्मीर में, श्रीनगर में या जम्मू साइड में कुछ मोबाइल की एक्टिविटी, लेकिन वहाँ नहीं कर रहे थे क्योंकि एक सिक्योरिटी व्यू पॉइंट थी, पर्सपेक्टिव थी कि साहब ये आ जाएगा तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कि आतंकवादियों को फ़ायदा होगा, हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं। जब ये शुरू हुई तो ज़्यादा फ़ायदा हमें हुआ था, क्योंकि आपको पता है किस तरह के मतलब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस थी हमारे पास, कितनी हम करते थे और कैसे उससे ऑपरेशंस होते थे, वो सब तफसील से नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये था कि हमें जब मोबाइल्स आए तब हमें पता चला फायदा एस्टैब्लिशमेंट को हुआ, फायदा हमें ज़्यादा था जी, और पार कम था। अब 2005 से 2008 तक का एक फेज है जब फेंस बन गई, इन्फिल्ट्रेशंस डिक्लाइन होने लगी, ऑपरेशनल प्रेशर बढ़ गया, तादाद कम होने लगी। कुछ 2000 से 3000 पहले होती थी, फिर वो 2000, फिर 1500, इस किस्म की तादाद हो गई। आज की आपको तादाद बता दूं, तकरीबन 150 है जम्मू प्रोविंस के अंदर। नहीं, जम्मू प्रोविंस में तो 5-7 ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो तादाद है वो तकरीबन 150 है, 150 के आसपास। तो आप इमेजिन करें कि जहाँ 4-5 हज़ार की तादाद होती थी, आज के दिन में 150, यानी कहाँ 4 डिजिट वाला अंक होता था, अब वो 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही रह गया है। बिल्कुल। तो ये 2005 से 2008 की बात हुई, जब 2008 में अमरनाथ लैंड वाली एजिटेशन हुई, तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव से थोड़ा चेंज आया, थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस डिटेरियोरेट की। लेकिन उसके बाद फिर 2008 से 16 एक ऐसा फेज आया जब फोर्सेस की एक्टिविटीज पीक पे थी, उनकी इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, उनका मोरल काफ़ी डाउन होने लगा, बहुत लो लेवल पे आ गया, वेपन्स की सप्लाई कम हो गई, आतंकवादियों के नंबर्स कम हो गए, घटते ही चले जा रहे थे। धीरे धीरे करके हमने एक डिस्ट्रिक्ट को मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर करना शुरू किया, रियासी मिलिटेंसी फ्री, उधमपुर मिलिटेंसी फ्री, इस तरह के मतलब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट शुरू हो गई जी। और 2008 से 2016 का मैंने ये फेज रखा है। 16 में बुरहान वानी इंसिडेंट होता है, जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हमारी कश्मीर घाटी में पीक पे चली जाती है। उसमें स्टोन पेल्टिंग शुरू होती है, एक नया तरीका शुरू होता है जिसमें कि जो है, जिसके लिए हम एक तरह से कह लें कि उतने उस तरीके से तैयार नहीं थे। हथियार बंदों से तो हमने काबू पा ही लिया था, लेकिन ये नया दौर शुरू होता है जब स्टोन पेल्टिंग वगैरह शुरू होती है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट फेज जो मैंने वो अपने हिसाब से उसको बांटा है, 2016 से 2019 तक का फेज होता है, जब मिलिटेंसी और कम होती है, बहुत धीरे धीरे कम होती है। लेकिन 2019 और 16 के बीच में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, नई बातें। कौन सी नई बात? जैश ए मोहम्मद को ने एक नया तरीका निकाला, आतंकवादी फेंस हो गए थे तो उन्होंने टनल खोदना शुरू किया। अब टनल जिस तरीके से, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, जिस तरीके से टनल खोदा होता है, आतंकवादी संगठन वो फावड़े और हाथ से खोदने की गुंजाइश नहीं है। ज़रूर उसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बाहर से ज़रूर होगा, क्योंकि वो सारी टेक्निकली खुदी रहती है। आप वो बिल्कुल उस टनल के वॉल्स सीधे होते हैं, बिल्कुल बॉक्स की तरह खुदा होता है, और उस पर उतनी जगह होती है कि एक एक करके आतंकवादी आ सके, और बड़ी केयरफुली सेलेक्ट की जाती है उस लोकेशन को। पार में कौन सी जगह से खुदाई शुरू होगी, इधर कहाँ निकलेगा, जहाँ निकलेगा वहाँ पे वो कैसे वो बीएसएफ की नज़रों से बच सकते हैं, कैसे वो लोगों की नज़रों से बच सकते हैं जी। और यहाँ पे जब आ जाएंगे सांबा, कठुआ, जम्मू बेल्ट में, तो इनको पिकअप कौन करेगा,
पहले इतनी आसानी से वो कश्मीर के OGW जाके नहीं पिकअप करते, लेकिन इन्होंने नया स्ट्रेटजी बनाया, अपने चेंजेस किए और वहाँ से एक पिकअप सिस्टम शुरू किया। बस ट्रकों में जाते हैं, ट्रकों में कैविटी बना लेते हैं, उसको कैमोफ्लाज करते हैं, उसके अंदर खाने पीने का सामान रखते हैं, सीधा कश्मीर ले जाते हैं। तो ये 2016 से 19 के बीच में ये काफ़ी बढ़ा, और एक फाइनल फेज जो है 19 से 22 का, मेरे हिसाब से काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशंस में ये एक तरह से गोल्डन पीरियड है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अटकलें लगाई थी कि 370 के बाद ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से जो सेंटर की स्ट्रैटेजी रही, स्टेट की स्ट्रैटेजी रही, यूटी गवर्नमेंट के और सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त, आप नहीं समझ सकते हैं कि किस किस्म की प्लानिंग बैक स्टेज पे हुई इसको कामयाब बनाने के लिए। और वाकई मतलब बहुत ही फ्लुएंटली, एफिशिएंटली, स्मूथली ये हैंडल किया, वो सारा कुछ किया गया। बिल्कुल, और बिल्कुल कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, कोई किसी की कोई क्षति नहीं, कोई जान और माल का नुकसान नहीं, स्मूथ ट्रांजिशन रहा। और अब इस लास्ट फेज में बहुत कुछ चेंजेस आए, बहुत कुछ, उन्होंने भी, आतंकवादियों ने नई स्कीमें शुरू की, नई स्ट्रैटेजी शुरू की, और उसकी काउंटर स्ट्रैटेजीज भी यहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले मैंने कुछ लिखे हुए, ये क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट थी समझना, क्योंकि ये वो पीरियड है जहां पर गवर्नमेंट भी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और शायद उनका फीडबैक और आपके वो जॉइंट कॉम्बिनेशन में चला। फिर एक फेज इसमें ये भी था जब कुछ भी नहीं था और सिंगल हैंडली एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस ले रही है अभी भी। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो बातें अभी तक हम कल से सुन रहे थे कि जनाब पहले तो सिचुएशन बड़ी अच्छी थी, अब हम बिल्कुल जी खराब हो गए, दहशत है, खौफ है, आपने उन सब चीज़ों पर एक ऐसा वाइट वॉश किया, टेक्निकली बता दिया कि 1989 से लेकर 2019 तक किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो कुल मिलाकर क्या मैं ये मानूं, आज के दिन में न तो उतनी इन्फिल्ट्रेशन है, न वो दबाव है मिलिटेंट्स का, बल्कि एक अपर हैंड है सिक्योरिटी एजेंसीज का अक्रॉस पीर पंचाल, इधर भी और उधर भी। हाँ, तो उसके पहले मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, उन्होंने कैसे हमारे शिकंजे से बाहर निकलने के लिए क्या क्या नए स्ट्रेटजीज बनाए। सबसे पहले तो उन्होंने नए किस्म की टेररिज्म को शुरू किया, हाइब्रिड टेररिस्ट। किसी भी बच्चे के हाथ में पिस्तौल दे देना है और उसको कोई भी मासूम सा टारगेट दे देना है और उसको कहना है कि उसको मार दे। नॉन लोकल्स, पंडित, पंचायती राज। यहाँ पर मैं मुकेश सिंह साहब आपसे ना एक मिनट और लेना चाहूँगा। ये हाइब्रिड मिलिटेंट या टेररिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इस पर भी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े सवाल है कि जनाब ये नई टर्मिनोलॉजी लगा दी और किसी को भी हाइब्रिड के दायरे में डाल देते हैं, और सीधा सवाल वर्दी पर। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो जो भी उनका अपना सोच विचार है, लेकिन जो असलियत यही है कि एक स्ट्रेटजी के तहत ये क्रिएट किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ताकि ये जो, और हाइब्रिड टेररिस्ट क्या होता है, ये रोज के दिन में आम मर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई अपने दुकान पे काम कर रहा है, कोई रूटीन जा रहा है, रूटीन के काम कर रहा है, वो हमारी नजरों से बाहर है, पहले से ट्रेंड नहीं है, कोई तंजीम उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया, और अचानक से उसको किसी शाम को एक पिस्तौल दी जाती है। पिस्तौल को चलाने का बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, उसको बताया जाता है और उसको कहा जाता है ये तुम्हारे पड़ोस में ये पंचायती राज का मेंबर है या पंच है या नॉन लोकल है या लेबर है, आप उसको मार के आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाके वो काम करके आ जाता है। तो हाइब्रिड टेररिस्ट उन्होंने एक नया शुरू किया। फिर जो है ड्रोन का फेज आ गया। अब इनके पास हथियार कम होने लगे थे, टनल्स पे भी काफ़ी चेक आ गया, तो इनको अब यहाँ के जो लोकल रिक्रूट्स थे उनको हथियार कहाँ से देते। बीच में इनकी ये हालत थी कि इनको यूपी से हथियार लाने का, मतलब ये आप कहें कि कट्टा अगर यहाँ पे यूपी से आने लगे तो फिर टेररिज्म की क्या हालत है आप समझ सकते हैं जी। तो वो हालत थी, लेकिन वो इन्होंने फिर ड्रोन का सिस्टम शुरू किया, एक नई चैलेंज आ गई हमारे पास। ये यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों के लिए भी एक बड़ा फीडबैक होगा। ये जो ड्रोन वाला मामला है और ये जो टनल वाला मामला है, ये दोनों को हम क्या ऐसे देखें कि ये पॉसिबल ही नहीं है तब तक जब तक इस एंड पर कोई ना कोई उनके संपर्क में नहीं है, जब तक कोई ना कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो और वो आदमी जो प्रॉपरली इस एरिया को जानता हो वही वहाँ पर आ रहा हो। बिल्कुल आपकी बात सही है,
एक तो मैंने ड्रोन ये टनल की बात बताई कि टनल जिस तरीके से खुदा होता है ये किसी लोकल किसी उसका काम नहीं है, वो किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की मशीन लगती है उसके बाद खुदता है। सिमिलरली ड्रोन जो है, जो हमने 3-4 गिराए हैं, उनकी एनालिसिस से ये पता चला कि ड्रोन्स में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मुख्तलिफ वर्ल्ड के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो असेंबल्ड जो स्टैंडर्ड ड्रोन होता है उसकी बड़ी एक वो पैरामीटर सेट होती है, वो नो फ्लाई जोन में उड़ ही नहीं सकता, जैसे वो जम्मू एयरपोर्ट के आसपास आ ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री में ही ऐसी सेटिंग होती है कि रेड जोन्स में वो फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो ड्रोन है ये असेंबल्ड है, और जिस तरीके से इन्होंने जो हमने 2-3 ड्रोन्स गिराए हैं उनकी जो फ्लाइट कंट्रोलर के जो सीरियल नंबर्स थे वो एक के बाद एक थे। और जो कुछ लोगों की पूछताछ हुई, अभी कुछ जम्मू शहर में एक लड़का पकड़ा गया जिससे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। उनकी बातों से और उनके पार के कमांडरों की बातों से ये लगता है कि इसके पीछे भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उनको मिलता है। ये एक साथ इंपोर्ट होते हैं, असेंबल होते हैं, फिर मुख्तलिफ तंजीमों को दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ड्रोन एक ही तंजीम यूज़ करती है, हो सकता है जैश भी करती हो, लश्कर भी करती हो, हिज़ब भी करती हो, इशू करने वाला कोई और होता है, तो उस तरीके की सपोर्ट होती है। तो ये ड्रोन का फेज़ आया। यूज़ ऑफ स्मॉल वेपन्स आप देखेंगे कि अभी पहले AK-47 LMG पिका मशीन गन इस किस्म की आती थी, रॉकेट लॉन्चर वगैरह आज नहीं आते, रॉकेट लॉन्चर पिका मशीन गन, छोटे पिस्टल ज़्यादा आने लगे। वो इसलिए क्योंकि हाइब्रिड टेररिस्ट वो हथियार बड़ी लेके तो घूम नहीं सकता, उसको जेब में छुपा के घूमना है या अपने बैग में छुपा के घूमना है, इजीली तो एक्सेस। वो पिस्टल्स की तादाद बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और चूंकि पिस्टल छोटा था और साथ में ग्रेनेड्स की तादाद बढ़ गई, फेंकना आसान है। अब लेटेस्ट एक और थ्रेट आ गई, स्टिकी बॉम्ब्स शुरू हो गए जी। अब जैसे जैसे हम इनको काउंटर करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि कोई नया शुरू करें। स्टिकी बॉम्ब्स अगर आपको बताएं तो ये अफगानिस्तान वगैरह में टारगेट किलिंग के लिए यूज़ हुआ था। कई सारे बड़े अफसर इसमें शहीद हुए थे और उनकी गाड़ियों के नीचे लगाया गया था। तो ये फेज़ इन्होंने नया शुरू किया। बहुत ही सिंपल तरीका है, छोटा है, 1-2 तारों को जोड़ना होता है और वो 10 मिनट के बाद फट जाता है। तो ये एक शुरू हुआ। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इन दौरान इंटरनेशनल प्रेशर, डिप्लोमेटिक मूव्स बहुत हुए। जैसे मोहम्मद को प्रोस्क्राइब किया गया, मसूद अजहर जिसके पीछे हम लगे थे कि प्रोस्क्राइब हो जाए, हमेशा कोई एक मुल्क वीटो कर देता था उसको, उसने फिर वीटो फिर हटाया तो जाके फाइनली उस लिस्ट में मौलाना मसूद अजहर प्रोस्क्राइब हो गया। तो ये मैंने एक अपने हिसाब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैं दोबारा से इस बात को आपके पास ले आऊँगा। जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं या टनल्स की बात करें, क्या जम्मू प्रोविंस की जब मैं बात करता हूँ तो क्या मैं ये समझूँ कि अक्रॉस द बॉर्डर जो एक मैकेनिज्म है वो किसी न किसी तरीके से हैम्पर यहाँ पर कर रहा है और अपने तरीके से OGWs या जिस तरीके से भी उनको नाम आप दें, उनको एक्टिवेट रख के अपना काम चलाने में कामयाब हो रहा है? बिल्कुल। तो अब इन दौरान जो पिछले 1 साल में आपने देखा होगा जम्मू प्रोविंस में कुछ IED ब्लास्ट हुए, कुछ कोटरंका में, बुद्धल में, कटरा में, उधमपुर में। इनमें जो है, इनमें इन्होंने क्या किया कि अपने सब बहुत पुराने कॉन्टैक्ट्स, लश्कर ने अपने जैसे 20 साल पहले कोई लश्कर का मारा गया होगा आतंकवादी, उसका भाई है, उसको पकड़ा, भाई तुम्हारा भाई आतंकवादी था तो मतलब तुम्हारा भाई अब हमारे उसके लिए मिशन में शहीद हो गया, मारा गया, तो आप जो है आप ज्वाइन करो, उसको मोटिवेट किया। कोई सरेंडर टेररिस्ट था जो हमारे साथ बिल्कुल मिल के नॉर्मल काम कर रहा था, उसको मोटिवेट किया। किसी के फादर की डेथ हुई थी तो वो उसको मोटिवेट किया। इस तरह करके ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नेटवर्क को दोबारा से खड़ा करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जितनी जल्दी वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं उतनी जल्दी ये न्यूट्रलाइज भी हो जाते हैं। तो पिछले दौरान जो पिछले 2-3 साल जब से मैं हूँ यहाँ पे, मैं आंकड़े अगर बता दूँ जम्मू शहर में और जम्मू प्रोविंस में, और ये आंकड़े सुन के आपको हैरानी होगी और आपको तब अंदाज़ा लगेगा कि कितना काम हुआ है कि तकरीबन 100 AK-47 राइफल सिर्फ जम्मू प्रोविंस में सीज हुए हैं। 100 AK-47, अच्छा, 250 पिस्टल। ये आंकड़े मतलब हम जोड़ जोड़ के बताते हैं, आपको इंडिविजुअली समझ में नहीं आती होगी कि शायद जम्मू में सब कुछ ठीक है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस शायद उतना काम नहीं कर रही जितना कश्मीर में कर रही है। लेकिन 250 पिस्टल, 20 IEDs। अब एक IED अगर फट गया होता तो आप इमेजिन करेंगे कितना नुकसान हुआ होता।
50 स्टिकी बॉम्ब्स, 250 ग्रेनेड्स, M4 राइफल्स 10, ये सब इस तरह की सीजर्स हुई हैं जम्मू प्रोविंस में। और आप इनके ज़रिए जो जितने भी OGW का नेटवर्क इन्होंने नया खड़ा किया है, जो लश्कर ने, जैश ने, इन सब ने, उनको बिल्कुल काबू पे कर लिया गया है। अब 2-4 छोटे छोटे नेटवर्क्स इधर उधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कोशिश रहती है कि उनको भी जाके हम आइडेंटिफाई करके, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे तक हम पहुंचते हैं, वो चल रहा है और हम उनको भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मुकेश जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपने एक राइफल का नाम लिया है M21 शायद। जब हम एनालिसिस को देखते हैं तो पता लगता है कि ये राइफल ज़्यादा अफ़गानिस्तान में यूज़ हुई है और कश्मीर में भी कई बार ये देखी गई मिलिटेंट्स के हाथ में। तो क्या हम ये माने कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके की सिचुएशन उभरी, जो कुछ वहाँ पर हुआ और तालिबान टेक ओवर हुआ, वहाँ का ख़तरा हमारे लिए बढ़ रहा है? आपका एक्सपीरियंस के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ। इसकी ग्राउंड एविडेंस आप सोचे देखेंगे तो ग्राउंड एविडेंस कुछ नहीं, एक्सेप्ट एक इंसिडेंट जो हमारे प्रधानमंत्री विजिट के पहले था, जो सुंजुआ में 2 आतंकवादी मारे गए जी। वो दोनों खैबर पख्तून एरिया के रहने वाले थे और अफगानी स्पीकिंग थे। बस एक वही कनेक्शन है जो अभी विजिबली दिखा है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि अफगानिस्तान। और हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इस तरह की अफगानिस्तान वाला माहौल यहाँ नहीं इमेजिन नहीं कर सकते। ये हम ना होने देंगे। इक्विपमेंट्स का आना है, लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स, नाइट विजन गॉगल्स, छोटे हथियार, ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना अलार्मिंग है? ये है, वो आपको मिसाल के तौर पे बता दूं कि जो नगरोटा में एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद उसमें एक M4 राइफल बरामद हुई थी, नाइट विजन वगैरह भी मिला था। तो पार से जो आतंकवादी है उसने अपने लड़कों को यहाँ बताया था कि देखो हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारे 4 बेहतरीन वो लड़के थे वो मारे गए। और फिर उसने ये भी कहा था कि ये जो M4 राइफल है बड़ी महंगी होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, 9 लाख रुपए की यहाँ मिलती है। तो और उसके ऊपर नाइट विजन डिवाइस है, हम 300 गज से किसी को मार सकते थे, एक्यूरेट हिटिंग होती थी, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमारा बड़ा नुकसान हो गया। ये मैं उसकी वर्जन बता रहा हूँ जो पार से कमांडर ने इधर किसी को बताया, वो अब एक्सेप्ट कर रहा था। चैलेंज है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक M4 राइफल इस तरीके से यूज होते हुए नहीं देखा, सीज जरूर हो गया है। सो मुझे लगता है कि वी हैव बीन एबल टू प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द M4 राइफल्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड ऑन ग्राउंड। अभी मैं सिक्योरिटी सिनेरियो से ही थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। बीच में हमने देखा कि बुलेट्स जो इस्तेमाल होते थे 90s में, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्म हुआ, और आज के दिन में सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नेशनल हुकअप पर भी ये चैलेंज माना जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के प्रोस्पेक्टिव में क्या मैं ये मानूं कि मेरा जवान जो बाहर खड़ा है मेरे लिए सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कर रहा है, उसका चेस्ट सेफ है, उसका हेड सेफ है, क्योंकि अब जो गोली आ रही है वो बड़ी खतरनाक है? हाँ, सही बात है। आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कुछ चेंजेस नेसेसिटेट होते हैं, वो चेंजेस लाए जा रहे हैं। उसमें जैसे बुलेट प्रूफिंग किस किस्म की होनी चाहिए, जैकेट किस किस्म की होनी, गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग किस किस्म चेंजेस होने चाहिए, वो सब कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हो रहा है। 2-3 और बातें जो मैं जी कैरी ऑन करें सर। जो बदलता जो सिस्टम है उसमें जो उनकी चेंजेस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो टेररिज्म थ्रू प्रॉक्सीज। आतंकवाद पहले जैश ए मोहम्मद के नाम से चलाती थी, लश्कर के नाम से चलाती थी। आज वो PAFF, TRF, मुख्तलिफ बड़े नामों से है। हाँ, वो अलग अलग नामों से चलाने की कोशिश कर रही है, से चल रहे हैं। लेकिन तार इनका जो पीछे जुड़ा है वो ओरिजिनल लश्कर या हिज़ब या वो जैश के साथ ही जुड़ा है। और बहुत मुश्किल नहीं होता हमें इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये TRF है, इसके पीछे लश्कर है कि नहीं है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, लश्कर ही है और ये जैश ही है जो काम कर रहे हैं। वेपन बाय एयर, मैन बाय ग्राउंड, ये एक नया सिस्टम है उन्होंने शुरू किया है कि ऊपर से ड्रोन से डाल दीजिए और नीचे से आ जाए। नीचे से अगर खाली हाथ आता है और उसके लोकल्स से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल काम होता है, तो वो एक चैलेंज रहता है। फंडिंग, कैश आ रहा है, पहले कैश हवाला से आता था, अब ड्रोन से ड्रॉप हो जाता है। नार्को फंडिंग, पहले नार्को के जरिए फंडिंग इतनी नहीं होती थी। आज के दिन में नार्को, क्योंकि इतना इजी मनी है उसके अंदर इन्वॉल्व और इतनी जल्दी वो प्रोसेस हो जाता है
कि और इतनी बड़े क्वांटिटी में बड़ा मार्केट भी उसका तो इजी एक्सेस है सर। तो नार्को फंडिंग ये नया आ गया। रिवाइवल ऑफ ओल्ड कॉन्टैक्ट्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपने पुराने सोर्सेज और उनकी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी हमारे साथ। इस बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुकेश साहब, वो ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस। और जब मैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात को देखता हूं तो गृह मंत्रालय की फाइलों को खंगाले, वहां के ऑर्डर्स को देखे तो पता लगता है तो टॉप ऑफ द एजेंडा है जी जम्मू कश्मीर को फोरफ्रंट पर रखना, जम्मू कश्मीर पुलिस को फोरफ्रंट पर रखना। क्यों? पिछले 20-25 सालों से वो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के अंदर लगी हैं। लेकिन जब मैं उसके मुकाबले में और भी फोर्सेस को देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये अपनी जगह फीलिंग है कि अभी बहुत कुछ करना जरूरत है, तब जाकर वो सिक्योर हो सकते हैं। देखिए, मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हो भी रहा है। पहले हम 1996 में SLR से लड़ते थे, फिर हम AK-47 पे आ गए, फिर वो इंसास राइफल आ गई, तो हमारी भी वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स इक्का दुक्का होती थी पहले। आजकल कश्मीर में तो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के बगैर हम चलते नहीं हैं, क्योंकि उस लेवल की सुरक्षा चाहिए, तो उस हिसाब से ऑपरेशंस के लिए इसकी ज़रूरत है। और भी जैसे आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स है, उस पर रिसर्च चल रहा है कि उस पर हम काउंटर मेजर्स क्या करें। ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन के काउंटर ड्रोन मेजर्स क्या होने चाहिए, वो उसकी प्रक्रिया चल रही है। कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, कई सारे फर्म्स को बुलाया गया, उन्होंने दिया है। 1-2 फर्म्स ने का सक्सेसफुली भी ड्रोन को डाउन किया, उसकी भी वो प्रक्रिया चल रही है। काउंटर टनलिंग टेक्निक्स है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स है, बहुत सारी चीजें। अब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जम्मू कश्मीर के अंदर कि हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस को करना है और ये अब थमेगा नहीं, इसको फोरफ्रंट पर ही रखना है। बिल्कुल। एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम जम्मू एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज़ को देखते हैं तो ये हमारी नज़र में ये था कि ये बड़ा जी सिक्योर है, परिंदा पर नहीं मार सकता। और जिस दिन वो ड्रोन का हमला हुआ उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आज के दिन में मुकेश साहब आप ये इंश्योर कर पाएंगे रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को कि भाई अब वो वाली बात नहीं हो सकता, वहाँ कोई चूक हुई हो, टेक्निकल चूक हो, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता है? जी, तो जैसे आपने कहा कि जम्मू एयरपोर्ट वाली बात है, तो उस पे एयरफोर्स ने काफ़ी उस पर अपना होमवर्क किया, अपना होमवर्क करके अपने काउंटर मेजर्स किए। सिमिलरली BSF ने भी बॉर्डर पे कई सारे नए काउंटर ड्रोन मेजर्स वगैरह लगाए हैं, काउंटर टनलिंग, काउंटर ड्रोन सारे लगाए। हमने अपने हिसाब से काफ़ी चेंजेस किए। तो इन सब पे हर इंसिडेंट हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट होती है और हर इंसिडेंट के बाद हम उसी हिसाब से प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि उसको थ्रेट को काउंटर कर दिया जा सके। अब नार्को की आपने बात की तो ये एक बड़ा थ्रेट है एंटायर जम्मू कश्मीर के लिए। और जब मैं जम्मू प्रोविंस में देखता हूँ तो यहाँ पर जिस तरीके से सीजर्स हुए हैं पिछले दिनों से, ब्राउन शुगर और हर एक चीज़ की, तो क्या मैं ये समझूं कि ये सिर्फ एक एंगल से देखना कि ये सिर्फ मिलिटेंसी के लिए है और शायद हम इसको एक और एंगल से देखना भूल चुके हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा नेक्सस है। फिर शिकायतों का एक बड़ा अंबार है कि जनाब अगर शिकायत दी भी जाए तो तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। इसमें मेरे ख्याल से दोनों है। एक तो नस्ल खराब होती है, बिल्कुल। आपने यहाँ ड्रग्स को सप्लाई किया, नौजवान बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो खराब हो रहा है। और साथ साथ फाइनेंसिंग की ज़रूर बात है। फाइनेंसिंग की इसलिए बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एविडेंस कि जो ड्रग्स आए उसका पैसा पार गया पाकिस्तान, वो बहुत कम केसेस में देखने को मिला है। पार पैसा नहीं जाता, जो पैसा जनरेट होता है वो यही आतंकवाद को बढ़ावा देने में सर्कुलेट होता है। और कुछ केसेस में तो बिल्कुल डायरेक्ट लिंकेजेस मिले हैं, जब हिजब ने वो नारकोटिक्स भेजे वहाँ अपनी फंडिंग कराने के लिए और लश्कर ने भी भेजे, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस है। तो आज के दिन में अभी ये भी लोग शिकायत करेंगे, शायद मन में भी सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने कोई ऐसा माफिया नहीं पकड़ा जो हम ये बता पाए कि ही इज़ द मेन कल्प्रिट जी, जिसके डायरेक्ट संपर्क में था। अभी तक वही पकड़ा गया, या तो कैरियर था या कोई बेचारा छोटा कोई आदमी पकड़ा गया। ये जो कंसाइनमेंट्स आती हैं वो बड़ा हैंड अभी तक भी नहीं पकड़ा गया, क्या ये सही है? नहीं, कई बड़े एंड पकड़े गए। अभी कुछ ही दिन पहले 7 kg हीरोइन उधमपुर में बरामद हुआ था, वो पकड़ा गया था। जो RS-पुरा में कंसाइनमेंट तो बहुत पकड़ी गई है, लेकिन जो मेन, हाँ उसकी बता रहा हूँ। देखिए, मेन तो सप्लायर पाकिस्तान में बैठा है, तो उसको पकड़ना तो मुश्किल उसमें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यस, यहाँ के जो रिसीवर है उनमें बड़ों को पकड़ सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 62 kg हीरोइन बरामद हुई थी RS-पुरा में, उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें लेगी तरन तारण में, और वहाँ पे जिस
लड़के का, जिस लड़के को हमने अरेस्ट करके यहाँ लाया, अपने केस में बुक किया, अगर उसका आप मकान देखें वो महल के बराबर है। इतना बड़ा महल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे वो पकड़े जाते हैं, बड़े भी पकड़े जाते हैं और पकड़े भी जाएंगे आगे भी। हमारा काम ही है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों एस्टेब्लिश। लोकल क्राइम जम्मू प्रोविंस में क्राइम रेट में कहां पर आप देखते हैं, क्या कोई सुधार हुआ है इसमें? लोकल क्राइम रेट अगर आप देखें उसको दो तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब ये भी शिकायतें हैं जो हम अखबार में पढ़ते हैं दिल्ली बैठे, वो ये है कि अक्रॉस द नेबर जो हमारे हैं स्टेट्स, वहां से लोग आते हैं, बाज़ाब्ता प्लान करके चोरी करके चले जाते हैं, गिरोह बने हैं जी बहुत ज़्यादा। ये नई फिनोमिना कुछ नहीं है, ये पहले भी होता था। लोकल क्राइम अगर आंकड़ों के हिसाब से देखे जाए तो थोड़ा बढ़ा है, अगर दूसरे तरीके से देखें तो वर्किंग नहीं हो रही। पहले क्या होता था कि जैसे कोई चोरी हो गई तो अब चूंकि वो नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता था थाने पे, तो थानेदार की कोशिश ये तो रहती थी कि भाई उसको रजिस्टर ना करें या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी शुरू कर दें, उसके बाद FIR लगाएं, उस किस्म की बात होती। अब रजिस्ट्रेशन तकरीबन फ्री है, उसमें कोई वो वर्किंग नहीं होती, और उसके कारण भी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा अगर लोकल क्राइम, बट ऐसी कोई अलार्मिंग इंक्रीज एक्सेप्ट नारकोटिक्स, ऐसी कोई अलार्मिंग इंक्रीज किसी भी फील्ड में नहीं देखने को मिलेगी। और जहां तक हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, CCTV कैमराज लगाने की बात करें, ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इस पर फोकस है कि स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट अक्रॉस द इंडिया जो है वो ऑनलाइन हो, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन जी हर एक चीज़ हमारे पास हो। डिजिटल इंटरवेंशंस रोज के हिसाब से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे CCTV सिस्टम हमारा लागू हो गया है, तकरीबन हर थाने में FIR वगैरह कंप्यूटर पे लागू लगती है और वहीं से ऑनलाइन पे ट्रांसमिट हो जाती है। E-कॉप सिस्टम शुरू हुआ है जिसमें आप घर बैठे बैठे अपने FIR के स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। हाँ, उसको लोगों को में पॉपुलराइज करना, उसमें उनको बढ़ावा देना, उनको इनक्रेज करना कि आप इसको देखें, वो उस पर थोड़े प्रयास चल रहे हैं, लेकिन ये भी सिस्टम शुरू हो रहा है। और भी कई सारे डिजिटल E-ऑफिस शुरू होने वाला है। इस किस्म के जो है इनिशिएटिव बहुत चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्राइम पे काबू पाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल वो हमने बॉर्डर ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम एक लगाया है। जम्मू शहर में जो होटल्स में गेस्ट्स आते हैं उसके लिए हमने एक ऐप तैयार किया है, उस पर चल रहा है काम। जो नाके मुख्तलिफ लगे हैं उनमें डुप्लीकेसी ना हो तो ऑनलाइन एक नाका ऐप हमने डेवलप कर दिया है, ताकि वो एक गाड़ी जो एक बार के बाद दूसरी बार ना चेक हो और जो हमारी एनर्जी सेव हो और लोगों को भी कम परेशानी हो, इस किस्म की। तो कई सारे डिजिटल इंटरवेंशंस चल रहे हैं और अब स्टेज ये आ गया है कि विदाउट डिजिटल इंटरवेंशन हम कोई काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि नौजवानों की रिहेबिलिटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मिलिटेंसी से बाहर आना चाहते हो या इस नॉर्को के दलदल में फंसे हो। मिलिटेंसी अब चूंकि जम्मू प्रोविंस में इतनी कम हो गई है कि अब वो रिहेबिलिटेशन वाला कॉन्सेप्ट रहा नहीं, क्योंकि अब कुल मिला के 2 बचे हैं किश्तवाड़ में और 4-6 इधर रजौरी में बैठे हैं। तो वो, लेकिन उसकी एक बहुत पुरानी एक स्कीम है जो चल रही है सरेंडर पॉलिसी के हिसाब से, वो अभी भी लागू है मेरे ख्याल से। और दूसरी जो बात रही ड्रग्स के रिहेबिलिटेशन, उसमें हमारा एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहा है। एक नया ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पुलिस के इंटरवेंशन से और साथ में गवर्नमेंट की मदद से हम छन्नी में वो बन रहा है, आधे से ज़्यादा बन गया और जल्दी शुरू हो जाएगा। और कई सारे NGOs भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि वो उनकी भी हेल्प लेके हम इसको, इस स्कीम को आगे बढ़ाएं। उसकी रिस्पांस अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि आगे जब ये नया सेंटर बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छा, और इससे हम काबू करने में भी काफ़ी कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनर सर, मुकेश सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये खूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।